नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो यूपी टेट और साथ ही साथ लेखपाल के लिए हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं मैथ के जो है मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट आप कह सकते हैं। यूपी टेट की जो परीक्षा तिथि है कल घोषित कर दी गई है जनवरी माह में। लेखपाल के लिए जल्दी आपको जो है तिथि देखने को मिलेगी। कोर्स में जो आपके चैप्टर है लगभग सेम है, इसलिए मिक्स क्वेश्चन हम देखेंगे सेट के रूप में। टोटल 20 प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हमने देखा था लेखपाल के पेपर जो है उसके हिंदी के प्रश्न नहीं देखे हो, साइड में आई बटन में इसका पहला पोर्शन आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच अंतर 150 मीटर दे रखा है, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? कोशिश ये कीजिएगा मेरे साथ साथ आप भी जो है इन प्रश्नों को हल करते हुए चलिए, ताकि अच्छी से अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो। तो 30, 40, 25, 35 चार ऑप्शन है। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, वृत्त की परिधि। तो सबसे पहले आपको वृत्त की परिधि का सूत्र पता होना चाहिए। तो वृत्त की परिधि क्या होती है आपकी? 2 पाई r होती है, आप सभी को पता है। और व्यास के बीच में, व्यास देखिए क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है। अब हम यहाँ पर अगर डी के फॉर्म में रख लेंगे, जिसको हम डायमीटर कहते हैं, तो वो आपका और इक्वेशन बेकार होगी, यानी कि और कठिन होगी। तो हम यहाँ पर जब आर देख रहे हैं तो हम व्यास को ही 2r के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इनके बीच में कह रहा है अंतर 150 मीटर का है, तो व्यास जो है उसको हम लिख सकते हैं 2r, और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो है 150 मीटर का, तो 150 मीटर के बराबर हो जाएगा। अब कुछ लोग ये गलती कर सकते हैं, यहाँ 2r की जगह d रख देंगे। अब d से क्या आप ये इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज छोटी छोटी चीजों को आप समझते हुए चलिएगा। अब यहाँ पर 2 पाई r है, यहाँ पर 2r है। अब देखिए यहाँ भी 2r है, यहाँ भी 2r है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों से 2r को कॉमन ले सकते हैं। अगर 2r को हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर तो केवल पाई बचेगा, माइनस 2r पूरा ले लिया तो यहाँ पर केवल 1 बचेगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 150 के बराबर हो जाएगा। पाई की जगह अब हम 22/7 की वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है। चाहे तो हम इसे और आगे रख सकते हैं, परंतु जब सॉल्व हमें करना ही है, हम तो साथ साथ करते चलते हैं। इसके नीचे कोई संख्या नहीं, एक मान लेते हैं। 2r को हमने कॉमन लिया था, अंदर अगर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा बटे में 7। 7 एकन्नम 7 होता है, एक को ऊपर से गुणा करेंगे तो 22 ही आएगा, माइनस एक 7 बार में जाता है, 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा, और बराबर हो जाएगा आपका 150 के। अब 22 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। यानी यहाँ पर आपका जो है घटाने पर 15 बचेगा, और ब्रैकेट जब ये खुल जाएगा तो 2r गुणे 15/7 बराबर 150 के हो जाएगा। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है? r की वैल्यू निकालनी है। प्रश्न में क्या कह रहा है? वृत्त की त्रिज्या जो है वो बताइए। r की वैल्यू निकालने के लिए हमें r को इसी साइड रखेंगे, बाकी सारी चीजों को उधर भेज देंगे। तो 7 जो है ये उधर जाकर मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, 15 और ये वाला 2, ये दोनों 150 के बटे में आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से होगा, r की वैल्यू 150, जो 7 उधर गया है वो मल्टीप्लाइड में आएगा, और बटे में जो 15 और 2 है वो बटे में आ जाएगा, 15 गुणे 2। अब 15 से इसे काटेंगे तो 15 एकन्नम 15 जीरो, ये तो 10 बार में जाएगा, मतलब 10 बार में चला गया। अब 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, तो 5 यहाँ आया, 7 यहाँ आया, 5 7 कितना होता है? 35 होता है। यानी आंसर आपका 35 मीटर यहाँ से निकल करके आ जाएगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रश्न को जो भी उसमें कह रहा है उसी क्रम से चलते जाएंगे, और आसानी से प्रश्नों को जो है वो कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, एक व्यापारी है जो क्या करता है, अपने सभी जो सामान है उस पर 8% की छूट देता है, और फिर भी 15% का लाभ कमाता है। यदि एक वस्तु पर 250 वो रुपए अंकित करता है तो उसका लागत मूल्य जो है वो क्या होगा? 230, 187, 180, 200, इस तरीके से चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो जो प्रश्न में कह रहा है उसी क्रम से अगर आप चलेंगे, तो एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट दे रहा है। यानी कि जो उसका विक्रय मूल्य होगा वो एक वस्तु पर कितना अंकित है? 250 अंकित है। मतलब कोई एक पर्टिकुलर वस्तु है, मान लीजिए ये एक पैकेट है, बिस्कुट का पैकेट समझ लीजिए, या कोई आटा का पैकेट समझ लीजिए, जिस पर 250 रुपए जो है वो अंकित है। उस पर प्रिंट रेट नहीं होता है कि इतना का ये बिकेगा, तो 250 रुपए उस पर अंकित है। व्यापारी क्या कर रहा है, अपने सभी सामान पर 8% की छूट दे रहा है, यानी इस 250 पर भी वो 8% की छूट देगा। आप कहेंगे बिल्कुल देगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस 250 पर ये 8% की छूट निकाल लेते हैं, कितनी जो है वो बची। तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं कि जो विक्रय मूल्य रहा होगा, यानी कि जो उसने बेचा होगा, वो कितना रहा होगा? 250, और 8% को हम सीधे अगर 100 मानते हैं तो 92 निकाल सकते हैं। 92 और बटे में आपका 100। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, 92 गुणे 5 बटे, या 2 से भी इसे आप काट सकते हैं, और 2 चक्कू 8, एक इधर जाएगा, 2 चंग 12, 46 गुणे 5 यानी 230 आएगा। 230 आपका जो है
निकल करके आएगा यहाँ से विक्रय मूल्य, जब वो 8% की छूट दे रहा है। ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस 250 का जो है सीधे 8% निकाल लीजिए। जितना भी आएगा, कितना आएगा 250 का 8%, तो आएगा 20 रुपए। उस 20 रुपए को इस 250 में से घटा दीजिए तो आपका 230 बचेगा। ये भी तरीका हो सकता है। कुल मिलाकर उसे आपको 8% छूट देनी है उस अंकित मूल्य पर, जो हमने 230 रुपए निकाल लिया, यानी छूट देने के बाद इतने का उसने बेचा। अब बात यहाँ पर एक और कह रहा है कि फिर भी उसे 15% का लाभ हो रहा है, यानी उसने 8% छूट तो दी उस 250 रुपए पर, फिर भी उसे 15% का लाभ हो रहा है। ऐसी स्थिति में उसका लागत मूल्य क्या होगा? तो 230 जो आपका ये आ रहा था, ये हम रखेंगे, और 15% का लाभ कमा रहा है यानी बटे में 115 रखेंगे। मैंने बताया था ना कि 100 मान के आप करते, जैसे यहाँ पर आपने 92 रखा था, वो क्या रखा, टोटल 100% आपका कंप्लीट मूल्य में से 8% जैसे छूट दे रहा था, तो हमने उसको इधर 100 में से घटा लिया, 92 हो गया। सेम चीज वहां यहीं पर भी है, 15% का लाभ कमा रहा है, तो हमने क्या किया, 100 में उसे जोड़ लिया, तो 115 और गुणे में जो है आपका 100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट आपका वस्तु का जो उसका लागत मूल्य है, क्रय मूल्य है, जो भी कह सकते हैं, वो निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से इसे आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसका मान जो है 200 आएगा आपका। ऑप्शन यहाँ पर डी वाला दे रखा है, डायरेक्ट आप यहाँ पर आपको आंसर बता रहे हैं। बाकी नॉर्मल सी चीजें सॉल्व तो आप कर सकते हैं। यहीं से आपको क्लियर दिख रहा है कि 115 जो है इसका डबल करेंगे तो 230 होगा, क्योंकि 15 दूना 30 होता है, और 100 100 तो है ही आपका 200, फिर डबल करेंगे तो 230 होगा, 2 को 100 से गुणा करेंगे तो 200 आएगा। तो डी वाला यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं क्या होंगी? तो ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए, एक तरीका तो ये हो सकता है आप इसे ऑप्शन से चेक करें, कि आप देख लें कि 2:3 के अनुपात में कौन सी संख्याएं हैं और इनका योगफल 125 आ रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं करना है आपको कि आपको इन्हीं को ही जोड़ना है, क्योंकि ये एक रेशियो के फॉर्म में दे रखी हैं आपका, मतलब इसे आप जब और काटते हैं ना तब ये संख्याएं छोटी हो जाएंगी। ऐसे आप देखेंगे तो 20 और 30 का भी जोड़ 125 नहीं है, इधर भी नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको ये चीज नहीं करनी कि डायरेक्ट आप इनको जोड़कर 125 चेक कर रहे हैं, क्योंकि इनका रेशियो कह रहा है 2:3 के अनुपात में। तो अगर आप 20 को बढ़ाएंगे रेशियो के फॉर्म में तो 20 को आप 40 लिख सकते हैं, 30 को आप 3 के रेशियो के फॉर्म में बढ़ाएंगे, तो उस आधार पर फिर आपको जोड़कर 125 लाना है। या इतना सब आपको नहीं करना है, तो सबसे अच्छा x मान के इसको करिए, और 2:3 अनुपात है ना, तो 2x प्लस 3x जो है आप मान लीजिए, और इनका योगफल कह रहा है 125 के बराबर है, तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 3 2 जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, 5x की वैल्यू आपकी 125 के बराबर होगी। 5 से अगर इसे आप काटेंगे तो आपका कितनी बार में कटेगा, 5 दूना 10 और 2 उधर जाएगा तो 5 पंचे 25, यानी x की वैल्यू आपकी 25 यहाँ से निकल करके आ गई। अब जब x की वैल्यू आपको पता चल गई तो आप 2x का मान भी निकाल सकते हैं, 3x का मान भी निकाल सकते हैं। अगर 2x की जगह रखेंगे, यानी 2x में x की जगह 25 रखेंगे, तो यहाँ से मान आएगा 50 और यहाँ से आएगा 25 दिया 75, तो 50 और 75 आपका मान आ गया, जो कि सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। यही आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। और जोड़कर भी आप देख सकते हैं, 50 और 75 का जोड़ जो है वो 125 के बराबर होगा। वैसे देखिए, यहाँ पर तो आ रहा था, पर कुछ और कंडीशन ऐसे हो सकती हैं कि इसी को और ज़्यादा सॉल्व करके वहाँ पर आपका रेशियो दिया हो, तो इसलिए मैंने आपको शुरुआत में रिकमेंड किया था कि आप डायरेक्ट ऑप्शन को जोड़ कर ना चेक करें, क्योंकि ऑप्शन में जो दे रखे हैं वो रेशियो के फॉर्म में, और उसको घटा कर भी जो है वो लिखा जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला कह रहा है, बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्के 8:4:3 के अनुपात में दे रखे हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है वो बताइए। इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आपसे एक ना एक पूछ लिया जाता है। तो कैसे करते हैं, जितने भी रुपए के सिक्के दे रखे हैं आपको उसमें ये देखना होता है कि उसके सिक्के कितने हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 8 सिक्के हैं, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जित 1 रुपए के सिक्के हैं तो 1, और टोटल सिक्के कितने हैं, 8 हैं। रेशियो में ना देखिए 8:4:3, तो उसी से हमने गुणा कर दिया। फिर प्लस 50 पैसे के सिक्के हैं, कितने हैं, 4 हैं। पर 50 पैसे में हमको ये देखना होता है कि 1 रुपए में उसके कितने सिक्के आते हैं। तो 50 पैसे में आप कहेंगे 1 रुपए के 2 सिक्के आ जाएंगे, क्योंकि 50-50 करके आप देखेंगे तो आपके 2 सिक्के आ जाएंगे। तो आपको 2 से गुणा करना होता है। 2 से गुणा करेंगे किसको, जो सिक्के का रेशियो दे रखा है, नहीं 4 से। फिर प्लस इसी प्रकार 25 पैसे भी लिखा है। अब 25 पैसे आपको देखने 1 रुपए में कितने सिक्के आएंगे, तो 25 25 25 25 करके टोटल 4 सिक्के 1 रुपए में आ सकते हैं। तो इसको हम 4 लिखेंगे, और 3 जो है
सिक्के हैं, यहाँ पर देखिए तीसरा अनुपात कितना है 25 पैसे का, 3 अनुपात में है, तो आप 3 से जो है वो गुणा करेंगे। और ये जो तीनों अनुपात हैं ये कितने के बराबर हैं, तो 280 सिक्कों के बराबर हैं। तो ये बराबर जो है वो 280 सिक्कों के बराबर हो जाएंगे। बस आपको इसको सॉल्व करके यहाँ से जो वैल्यू है वो निकाल लेनी है। वैसे आप यहाँ पर जो सिक्के दे रखे ना 8 अनुपात 4 अनुपात 3, इसको x के फॉर्म में मान लीजिए। इससे क्या होगा, लास्ट में x की वैल्यू आपकी सीधे निकल के आ जाएगी। तो 8 की जगह यहाँ पर 8x करे दे रहे हैं हम, और यहाँ पर 4 अनुपात में था 4x कर दिया हमने, और यहाँ पर 3 अनुपात में था तो 3x कर दिया हमने। ऐसे क्या होगा, अगर संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो फिर आपका मान किसका निकलेगा, इसलिए x हमने फॉर्म में मान लिया। अब 8 को 1 से गुणा करेंगे तो आपका 8x होगा, तो आप कहेंगे ठीक है 8x यहाँ से आएगा, प्लस 4 दूनी 8 करेंगे तो यहाँ पर भी आपका 8x आएगा, और यहाँ पर देखिए 4 तिया 12 यानी कि 12x आएगा। और इन तीनों का जोड़ कितना है, तो 280 रुपए के बराबर दे रखा है। 280 रुपए नहीं, 280 सिक्कों के बराबर दे रखा है। अब यहाँ से अगर आप जोड़ेंगे तो 12 में 8 जोड़ेंगे 20 होगा, 20 में 8 जोड़ेंगे 28 होगा। 28x की वैल्यू अगर आपको 280 के बराबर दिख रही है तो क्लियर आपको दिख रहा है कि 28 से अगर आप 10 बार में इस पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10 यहाँ से x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो x की वैल्यू जब आपको 10 पता चल गई तो प्रश्न में आप देखिए क्या आपको बताना है। तो कह रहा था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है वो बताइए। अब 50 पैसे के सिक्के थे कितने, तो यहाँ पर देखिए 50 पैसे के जो सिक्के हैं, ये वाला जो 50 पैसे है इसका जो रेशियो है वो कितना है, 4 है। और आपने यही यहाँ पर देखा भी था, जो हमने यहाँ पर 50 पैसे के लिए रखा था ना, 2 गुणे 4x, तो आपको बस इतने से फॉर्म में इस x की वैल्यू रख देनी है। x को अगर यहाँ पर रखेंगे तो 4 गुणे 10 40 हो जाएगा, और 40 में 2 मल्टीप्लाइड में है तो यानी कि 80 यहाँ से सिक्कों की संख्या निकल करके आ जाएगी। तो आप क्या कहेंगे, 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या जो है वो 80 जो है वो हो जाएगी। आपको ये चीज नहीं करना है कि x की वैल्यू जब निकल कर आ गई तो आप यहाँ रेशियो देख करके रेशियो से गुणा कर दें और 40 आंसर लगा के चले आए। ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। आपने यहाँ पर मैंने बताया था कि जितने भी यहाँ पर पैसे या रुपए दे रखे हैं, जैसे 1 रुपए दे रखा है, 50 पैसे दे रखा है, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे सिक्कों में, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में 280 सिक्कों की बात की गई है, इसीलिए आप 1 रुपए के हिसाब से उसको चेंज कर लेंगे। प्रश्न अगर कोई और टाइप का आएगा तो उसमें अगर कुछ और करना होगा तो हम समझेंगे, पर सिक्के वाले क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। तो 80 यहाँ पर सिक्के हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो लाइक अवश्य करते रहिएगा। आप लोग लाइक करते हैं, मुझे ही समझ में आता है कि जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रही हैं। और इसी प्रकार और भी हम अच्छे अच्छे प्रश्न जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा सभी लोग, और शेयर जरूर कर दीजिएगा जिनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो प्रश्न अगला है, पी क्यू और आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष जो है वो अधिक है। यदि पी और क्यू की आयु मिलाकर 39 वर्ष है तो आर की आयु कितनी होगी। तो ये प्रश्न को आप या तो ऑप्शन से करिए, या तो आपको जो प्रश्न यहाँ पर कह रहा है उसी क्रम से जो है वो चलते चलिए। पी क्यू और आर की औसत आयु है, तो हम क्या कहेंगे कि पी प्लस क्यू प्लस आर, और इनकी जो औसत आयु है, औसत के निकालने के लिए जितने पद होते हैं उतने से हम डिवाइड कर देते हैं, बटे में 3 हो जाएगा। औसत आयु जो है वो कह रहा है आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। तो आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है, यानी उसके 5 वर्ष अधिक के जो है बराबर है। ये आपका प्रश्न कह रहा है पी प्लस क्यू प्लस आर बटे में 3 बराबर आर प्लस 5 है। ये फिर अगली कंडीशन कह दिया कि इसने यदि पी और क्यू की आयु मिलाकर 39 वर्ष है, तो ये जो कंडीशन यहाँ पर दे रखी है इसको हम किसी ना किसी फॉर्मेट में इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आगे रखेंगे। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 को अगर आप उधर गुणा करेंगे तो उधर जाकर गुणा होने पर ये 3r हो जाएगा, और 3 से अगर इसको गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो आपका p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 3r प्लस 15 हो जाएगा। अब यहाँ से हम p प्लस क्यू जो है इसको एक साइड रखते हैं, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है ना यदि P और Q की आयु मिलाकर के 39 है तो हम P और Q को एक साथ रख देते हैं ताकि हम इसकी वैल्यू रख सकें। तो P और Q बराबर ये जो R है इसको बराबर के उधर ले जाते हैं। तो 3R पहले से था, 3R में से अगर इधर वाला ये R जाकर उधर घट जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो आपके पास केवल 2R जो है वो बचेगा, और प्लस में जो है आपका 15 हो जाएगा। P प्लस क्यू बराबर 2R प्लस 15, इतना आपने सॉल्व कर लिया। अब P प्लस क्यू की वैल्यू प्रश्न में कह रहा था 39 वर्ष है, तो इसकी जगह हम 39 वर्ष रख सकते हैं, और बराबर में 2R प्लस 15 जो है आपका हो जाएगा। अब यहाँ से R की वैल्यू निकाल सकते हैं, और प्रश्न में देखिए R की आयु ही आपसे पूछी भी गई थी। तो अगर 15 को आप बराबर के उधर ले जाएंगे तो 39 में से वो माइनस हो जाएगा। 39 में से अगर 15 आप घटाएंगे तो 24 बचेगा, यानी 2R की वैल्यू आपकी जो है वो 24 जो यहाँ से आएगी।
आर की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से काट देंगे तो आपका आर की वैल्यू 12 आ जाएगी और 12 वर्ष ही आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा, जो कि सी वाले ऑप्शन में आपको दे रखा है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न। अगला प्रश्न है n का वह सबसे कम मान बताइए जिसमें 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैट 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 प्लस 3 की घात n जो है इसका मान 2000 से अधिक हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो n आपका घातांक में दे रखा है ना, यहाँ पर आप इनमें चारों ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे इसको जोड़ने पर, इसको सॉल्व करने पर 2000 से ज्यादा मान है। 5, 6, 7, 8 इस तरीके से चार ऑप्शन है। इसको ऑप्शन से करिए सबसे बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप इसे समीकरण बनाएंगे तो थोड़ा सा उसको सॉल्व करेंगे फिर आप चेक करेंगे ऑप्शन। तो ऑप्शन से अगर आप करेंगे तो क्या करेंगे, 5 यहाँ पर रख के देखेंगे तो 3 की घात 5 जो है आपका होता है 243। तो यानी कि आप 243 रखेंगे और फिर घटते हुए क्रम में रखेंगे ना, 3 की घात 5 से पहले क्या होगा, 3 की घात 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 ऐसे करके। तो अगर 3 की घात आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर 5 जो है वो 243 के बराबर है और 3 की घात 4 आपका 81 के बराबर है, तो ये जोड़कर आपका कभी भी 2000 तक नहीं पहुंचेगा। तो 5 वाला ऑप्शन सीधे काट दीजिए। अगर 6 वाले ऑप्शन में भी आप जाएंगे तो भी नहीं आएगा आपका, क्योंकि 6 बार में जो है आपका 729 होता है 3 की घात। तो 729 भी अगर आप उसमें जोड़ दीजिए और उसमें 243 जोड़िए फिर उससे घटते हुए क्रम में जोड़ेंगे तो 700, 800, 900 तो यही हुआ केवल, और जोड़ कर ये 2000 तक कभी नहीं पहुंचेगा। तो 6 वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। 7 या 8 में से कोई आंसर हो सकता है, ये डेफिनेटली है। अब आप या तो 7 को चेक कर लीजिए या 8 को, पर प्रश्न में क्या कह रहा है कि न्यूनतम मान, सबसे कम मान बताइए। तो आप 8 को मत चेक करिए, आप 7 को देख लीजिए कि अगर वो आपका ऊपर निकला जा रहा है तो आसानी से निकल जाएगा। आप खुद ही देखिए कि 3 को जब हमने 6 बार गुणा करा तो आपका 729 आया। अगर एक बार और उसमें बढ़ा देंगे तो 2000 से सीधे ऊपर निकल जाएगा। तो 2187 समथिंग में कुछ आएगा आपका, जब 2000 यानी 3 जो है इसके आप घातांक में जो है वो 7 लगाएंगे। तो जब ये आपका मान ऑलरेडी केवल 3 की घात 7 से ही 2000 से जो है ऊपर निकल गया है, तो आपको 8 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे कम मान पूछा गया था। ए वाला ही यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा। ये सारी चीजें आप, अगर प्रश्न में कह रहा होता 2000 से कम रहे मान, तब भी ऐसे कर सकते थे कि आप क्या करते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू है वो रख करके एक आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि जब आप यहाँ पर 5 की घातांक रख रहे हैं उसका मान कितना हो रहा है। तो 5, 6 आप आसानी से ऑप्शन काट सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर 5 और 6 रख के दिखाया, वरना यहाँ तो क्लियर दिख रहा है कि 5 और 6 अगर आप यहाँ पर घातांक लगाएंगे और उससे घटते हुए क्रम में 3 की घात 1, 2 ऐसे जोड़ेंगे तो कभी भी 2000 तक नहीं जाएगा। तो वैसे भी आप जो है वो पहचान सकते हैं। तो 7 यहाँ पर आंसर आएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 0.2 की पावर में 3 दे रखा है गुणे 200 डिवाइडेड 2000 का 0.2 का होल स्क्वायर। तो इसको आप सीधे सीधे सॉल्व करते हुए चलिए। जैसे 0.2 दे रखा है, इसका क्यूब कितना होगा, तो 2 टू जा 4 टू जा 8 होता है और साथ में दशमलव भी लगा हुआ है, तो आपका हो जाएगा 0.008। ये आपका हो जाएगा 0.2 का होल क्यूब। फिर मल्टीप्लाइड में 200 है तो 200 को ऐसे रहने दीजिए, डिवाइडेड का साइन है। अब 2000 जो है इसका 0.2 का स्क्वायर जो है वो लिखा हुआ है। अब 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 टू जा 4 होता है, यानी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.04 जो है आपका आएगा। ये जीरो भी लगेगा क्योंकि स्क्वायर है, जब क्यूब लगा था तो डबल जीरो लगा था। इस चीज का अंतर आप समझ रहे हैं, और ये ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब 2000 का 0.04 निकाल लेंगे तो 2000 गुणे 0.04 और बटे में आप 100 कर सकते हैं। 100 नहीं 10 कर सकते हैं, क्योंकि हाँ नहीं 100 ही है, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो डबल जीरो आप बढ़ा सकते हैं ना यहाँ से। तो दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो आप डबल जीरो लगा सकते हैं। इस दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को काट सकते हैं। 20 गुणे 4 करेंगे तो 80 होगा, तो यहाँ से आपका टोटल क्या निकल कर आया, 80 आया। तो हम इन सबको यहाँ से मिटा रहे हैं और डायरेक्ट 80 जो है लिख रहे हैं। यहाँ पर आपका क्या आया, 80 आया। अब 0.008 गुणे 200 डिवाइडेड में 80। अब आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पर आपका जो भाग का साइन है यानी डिवीजन, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जो दशमलव लगा है इसको हटाते हैं और दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं बटे में जीरो लगा लेते हैं। तो 1, 2, 3, 3 जीरो लग जाएंगे। ये डिवाइडेड में 80 है तो हम ऐसा करते हैं 80 को भी साथ में बटे में ले आते हैं। तो ये डिवाइडेड में जो है आपका भी 80 जो है आ जाएगा मल्टीप्लाइड के साथ में। बस इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये दशमलव के बाद वाले जीरो थे तो हमने हटा दिए। तो 8 गुणे 200 बटे 1000 गुणे 80।
अब 8 से अगर काटेंगे 80 को तो 80 10 बार में जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए 1 0 1 0 ये कट जाएगा और 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। 2/100 आपका आया। 2/100 को अगर काटेंगे तो बटे में आएगा 50, यानी 1/50 यहाँ से निकल करके आया। देखिए ऑप्शन कौन से वाले में है, तो डी वाले ऑप्शन में 1/50 दे रखा है, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये पूछा गया था सरलीकृत मान क्या होगा। अगला देखते हैं आपका। अगला है 19 23 29 37 43 46 47। ये सब जो आपका क्रम दे रखे हैं ना, इनमें से विषम भिन्न कौन सी है वो आपको बताना है, यानी कि इनमें से अलग कौन सा है। तो देखिए 19 23 29 37 43 46 में 46 आपका अलग है, क्योंकि बाकी सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं जो खुद से कटे और एक से कटे। 19 भी किसी और संख्या से नहीं कटती है, खुद से कटती है और एक से कटती है। ऐसे 23 भी, ऐसे 29 भी, ऐसे 37 भी, ऐसे 43 भी, ऐसे 47 भी, और 46 ऐसी नहीं है। 46 को 2 से काटेंगे तो भी कट जाएगी। तो आपका 46 यहाँ पर भिन्न है, यानी कि औरों से अलग है। अगला देखते हैं। अगला है ए और बी दो पाइप अलग अलग एक टैंक को क्रमशः 2 घंटे और 3 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खाली खोल टैंक जो है उसमें खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में जो है वो भरेगा। देखिए ये प्रश्न देखने में जितना कठिन लग रहा है उससे एकदम सरल सी एक लाइन वाली मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो आप 1 सेकंड में ऐसे ही क्वेश्चन देखते आंसर बता देंगे। देखिए जो 2 घंटे और 3 घंटे दे रखा है, बस यही आपको देखना है। बटे का साइन लगाइए, ऊपर जो है इनका आपस में गुणा करिए और बटे में इन दोनों को जोड़ दीजिए। यही ट्रिक है, यही आंसर हो जाएगा। तो 2 3 होता है आपका 6, 2 और 3 होता है आपका 5, तो 6/5 आपका हो जाएगा। और 6/5 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या कहेंगे, एक सही 1/5 आएगा, क्योंकि 5 1 जा 5 और ऊपर 6 6/5, यानी 1.5 घंटे आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। जो कि आपको ऑप्शन किस में दे रखा है, 1.5 घंटे नहीं 1/5 है ना, तो 12 मिनट होगा। 12 पंचे 60 होता है ना, हाँ तो 1 घंटा 12 मिनट आपका आंसर यहाँ पर जो है वो हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। बहुत ही आसान सी ट्रिक है। केवल आपको क्या करना है कि दो पाइप हैं अलग अलग, एक टैंक को 2 घंटे में भर रहा है, एक 3 घंटे में भर रहा है। आपको बताना है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए टैंक में, कितना समय लगेगा। तो दो समय दे रखे हैं, उनको गुणा कीजिए, बटे में उन दोनों को जोड़ दीजिए और वही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब उसको सॉल्व करने के बाद। अगला देखते हैं आपका। अगला प्रश्न एक त्रिभुज का परिमाप आपको दे रखा है और दे रखा है 54 मीटर। उसकी भुजाएं भी आपको दे रखी हैं 5 6 7 के अनुपात में, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। अब त्रिभुज की जो भुजाएं दे रखी हैं ये आपकी जो है वो अनुपात में है। तो जैसे हमने क्वेश्चन अभी देखा था कि अनुपात में मान दे रखा था तो हमने उसको x के फॉर्म में मान लिया था, तो ये भी हम x या k कुछ भी मान सकते हैं। जैसे 5k है, इसको 6k मान लें, इसको 7k मान लें। इन तीनों का जो रेशियो दे रखा है वो प्रश्न में त्रिभुज का परिमाप भी दे रखा है, वो दे रखा है 54, उसके बराबर हो जाएगा आपका। तो 5k प्लस 6k प्लस 7k, ये आपका 54 के बराबर हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 में 7 जोड़ेंगे 18 के की जो वैल्यू है वो आपकी 54 के बराबर हो जाएगी। अगर 18 की वैल्यू यानी 18 के की वैल्यू 54 है, तो 18 कितने बार में जाता है पहाड़े में, 3 बार में जाता है। 18 तियां 54 होता है। तो आपका यहाँ से मान के का क्या निकल करके आ जाएगा, 3 निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ से के की वैल्यू आपको 3 पता चल गई। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से त्रिभुज की भुजाएं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने 5k 6k 7k के फॉर्म में मानी है। जब k की वैल्यू पता चल गई तो यहाँ पर सबसे पहले वाले में रखेंगे, तो 5 3 जा 15 होता है, यानी कि पहले की वैल्यू क्या आएगी, 15 सेंटीमीटर जो है वो आएगी। मीटर में होंगी, क्योंकि ऑप्शन देखिए सारे मीटर में है। 15 मीटर जो है वो होगी, और त्रिभुज का परिमाप भी मीटर में ही दे रखा है। इसी प्रकार 6k में भी रखेंगे तो आपका जो दूसरी वैल्यू आएगी वो 6 तियां 18 होगी, यहाँ से कि आपकी 18 मीटर निकल करके आएगी। और इसी प्रकार 7k में रखेंगे तो 7 3 21, यानी 21 मीटर निकल करके आएगी। ये तीनों निकल करके आ गई। प्रश्न में कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला जो रखते हैं ना एस 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 माइनस वाला, उसमें आपको जब तीनों वैल्यू अलग अलग दे रखी होती तब वो वाला हम फॉर्मूला यूज करते हैं। और उसके लिए सबसे पहले निकालना होता है अर्ध परिमाप, जिसको हम कहते हैं एस की वैल्यू। तो एस की वैल्यू निकालने के लिए तीनों को जोड़कर, यानी 15 प्लस 18 प्लस 21 और डिवाइड कर देते हैं आप 2 से। इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 4 5,
54/2 आएगा। 54/2 कितना होता है? 27 होता है। तो एस की वैल्यू यहाँ से 27 निकल करके आ गई। अब फॉर्मूला रखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब आप कहेंगे ये कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला एक्चुअल में विषम बाहु त्रिभुज के लिए यूज होता है, जहां पर त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी हों। अब देखते हैं एक समबाहु त्रिभुज होता है, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज जहां पर दो भुजाएं बराबर होती हैं। और ये त्रिभुज तब हम यूज करते हैं फॉर्मूला जब तीनों ही भुजाएं अलग अलग होती हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 15 मीटर अलग है, 18 भी अलग है, 21 भी अलग है। और ये जो s की वैल्यू है इसको हम कहते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया यहाँ पर, कि तीनों को जोड़ करके आप 2 से जो है वो डिवाइड कर दीजिए। तो s की वैल्यू तो निकल के आ गई। s की जगह s का मान यहाँ रख दीजिए। तो s का मान आपका 27 है और अंडर रूट टोटल में आपका रहेगा तो 27 माइनस a की वैल्यू कितनी है? 15 है। ऐसे ही 27 माइनस आपका 18 हो जाएगा। और ऐसे ही 27 माइनस आपका 21 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम सबको घटाते हैं आपस में। घटाने पर आपका जो है 27 में से 15 जो है आपका घटाएंगे तो 12 बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 27 को ऐसे रहने देते हैं, मल्टीप्लाइड में 12 बचेगा, गुणे अंडर रूट में आपका टोटल चलेगा। 27 में से 18 घटाएंगे तो आपका 9 बचेगा। और 27 में से 21 घटाएंगे 21 से और तो 6 बचेगा। इस तरीके से आपका यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको और सॉल्व करने के लिए इसको ब्रेक कर लेना है। जैसे 27 लिखा हुआ है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 करके लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं वो क्या करता हूँ, इसको समझाने के लिए ऊपर की चीजें रब कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में तो आ जाए। करना आपको ऐसा है ना कि इसमें अंडर रूट में लगा हुआ है तो उससे बाहर निकालने के लिए आपको और इसे सरल करना होगा। जैसे 27 है तो हम इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3। ऐसे ही आपका 12 है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूना 4 और 3 12। ऐसे 9 जो है ये आपका, इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम इसे 3 3 जा 9 होता है ना, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही 6 है आपका तो इसे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। और ये पूरी जो वैल्यू है ये अभी अंडर रूट में है। अब अंडर रूट से जब बाहर निकालते हैं तो हमें क्या दे करना होता है, दो दो का पेयर बनाना होता है। जैसे 3 यहाँ पर 2 बार आया है तो एक पेयर ये बन जाएगा। इस 3 के साथ कोई है नहीं अभी, दो दो का पेयर यहाँ बन जाएगा, 3 3 का पेयर यहाँ बन जाएगा। और एक ये 3 है, एक ये 3 है, ये पेयर यहाँ पर बन जाएगा। बचा क्या आपका, एक 3 ये बेचारा अकेला रह गया और एक ये 2 बेचारा अकेला रह गया। तो जितने पेयर बन रहा है उसको हम एक बार ही बाहर निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 3 आपका है तो एक बार 3 हो गया, 2 आपका है तो एक बार 2 हो गया, ये एक बार 3 है तो यहाँ पर 3 हो गया। और यहाँ पर देखिए तो 3 3 एक ये भी पेयर बन रहा है तो एक 3 ये हो गया। और बचा जितना है ना जिसको कोई नहीं मिल रहा तो उसे हम अंडर रूट में ही रखेंगे, उसे हम बाहर नहीं निकालेंगे। यानी 3 आपका अकेला बचा और 2 आपका बचेला बचा। तो 3 गुणे 2। अब हम क्या करेंगे, जो आपका गुणा हो रहा है उसको मल्टीप्लाइड कर लेंगे। तो 3 गुणे 2 गुणे 3 करेंगे तो 3 दूना 6 या 3 तिया 9 और 9 तिया 27 ऐसे देखिए। और 27 दूना कितना होता है, 54 होता है। तो 54 यहाँ से आएगा और जो वर्गमूल लगा हुआ है इसमें 3 दूना 6 होगा तो 54√6 आपका आएगा, जो कि देखिए डी वाले ऑप्शन में आपको दे रखा है। तो ये आपका आंसर 54√6 वर्ग मीटर आंसर हो जाएगा। तो मैंने पूरा सॉल्यूशन भी बता दिया। हो सकता हो ये जो अलग-अलग करना है किसी को ना आता हो, बाकी आता होगा तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है उनको भी आ जाएगा। तो ये आपका 54√6 आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि समलंब जो है उसकी दो समांतर भुजाओं की लंबाई 6 में सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। यदि समलंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा इनमें से सही होगा। समलंब का जो है फॉर्मूला एक होता है, अगर आपको पता होगा तो आप इस प्रश्न को 1 सेकंड में कर लेंगे। और समांतर समलंब का जो होता है फॉर्मूला होता है वो 1/2 समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है उनका योग। तो अब यहाँ पर समांतर भुजाएं जो है उनकी लंबाइयां दे रखी है 6 और 8, तो इनका योग यानी कि 6 + 8। समांतर भुजाओं के बीच या समांतर भुजाओं जो है उनके बीच की दूरी का योग और गुणे उनके बीच की दूरी, उनके ऊंचाई h दे रखी है वो यहाँ पर आप मल्टीप्लाइड में जो है वो रख सकते हैं, यानी मल्टीप्लाइड में 4। ये आपका फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी गुणे उनके बीच की दूरी। या इसको आप अगर ऐसे थ्योरी बेस्ड में नहीं याद रखना चाहते हैं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि क्षेत्रफल बराबर
ए आपका एरिया है, इसको लेकर हमने क्षेत्रफल लिखा है। एरिया बराबर ए प्लस बी बाई टू और मल्टीप्लाइड में एच। इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हैं। ए और बी क्या है? ए और बी लंबाइयां हैं, जैसे यहाँ पर 6 और 8 दे रखी थी, और एच क्या है? एच हाइट है, जो कि यहाँ पर दे रखी है। तो आपको क्या रखना है? बस रखना कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करना है। रख तो हमने पहले लिया है, 1/2, 8 और 6 जोड़ेंगे तो 6 दूना 12 होता है, और 12 में 2 और जोड़ेंगे तो आपका 14 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका आएगा 14, और गुणे में जो है आपका आएगा 4। 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 होता है, 14 दूना 28 होता है, यानी 28। अच्छा देखिए, 28 सेंटीमीटर भी दे रखा है ऑप्शन में, 28 वर्ग सेंटीमीटर भी दे रखा है। ये अच्छा ऑप्शन है कि मतलब आपको दोनों दे रखे हैं। कई बार क्या होता है, हम 28 देख के 28 लगा देते हैं, पर पूछा क्या जा रहा है? पूछा क्षेत्रफल जा रहा है। तो क्षेत्रफल में आपको जो मान प्राप्त होता है ना, वो हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में प्राप्त होता है। तो आपका वर्ग सेंटीमीटर वाला डी वाला ऑप्शन जो है वो प्राप्त होगा। वर्ग सेंटीमीटर में कैसे प्राप्त होता है, इसको भी समझिए। जैसे हम किसी चीज का एरिया निकाल लें, जैसे मान लीजिए एक आयत की ही आकृति है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आप जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो जो लंबाई दी होगी वो किस में दी होगी? मान लिया ये कि वो सेंटीमीटर में दे रखी है, और जो चौड़ाई होगी वो भी आपकी सेंटीमीटर में दे रखी है। और हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर से गुणा करेंगे, यानी कि क्षेत्रफल निकालने के लिए सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से जब गुणा करेंगे, तो या तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, या तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वही यहाँ पर है, क्षेत्रफल निकालना था, तभी आपका वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, यदि एक समबाहुभुज के बहिष्कोण और अंतःकोण का अनुपात 1:17 है, तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या जो है वो क्या होगी? 36, 12, 20, 18, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही होगा? इसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो भुजाओं की संख्या आपसे पूछी गई है, इसको आप एन के फॉर्म में मान लेंगे। एन के फॉर्म में मानने के मेन रीजन ये है कि जो फॉर्मूला होता है उसमें एन की वैल्यू ही आपको जो है वो निकालनी होगी। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, 2n, क्योंकि प्रश्न में कह रहे हैं ना, एक सम बहुभुज के बहिष्कोण और अंतःकोण। तो अंतःकोण और बहिष्कोण के रेशियो जो 1:17 के दे रखे हैं, इसी फॉर्म में इन दोनों का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक का होता है 2n-4, और मल्टीप्लाइड में जो है आपका 90 डिग्री, और बटे में जो है आपका n। और एक और आपका होता है, वो होता है 360 डिग्री अपॉन एन। तो जो बाह्य कोण या बहिष्कोण है, उसके सामने उसका रेशियो लिखेंगे, जो कि आपका नीचे वाला है, यानी कि बटे में आपका 1 रहेगा, और जो अंतःकोण है उसके सामने उसका, यानी कि 17 रहेगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ये जो n है, यहाँ बटे में, यहाँ भी बटे में, दोनों कट जाएगा। इस 90 से इस 360 को भी काटेंगे तो 0 से 0 कटेगा आपका, और 9 से काटेंगे तो 9 4 जा 36 होता है, यानी कि 4 बचेगा। तो बचा आपका टोटल कितना? 2n-4 बचा आपका, और बटे में 4 बचा, और इधर 17/1 ऐसे ही था। आपका बचा 2n-4, बटे में आपका जो है 4 बचा, क्योंकि 90 से हमने 360 को सीधे काट दिया, 9 4 जा 36, और बटे में बराबर में जो है आपका 17/1, ये आपका बचा। अब इसको आप क्या करिए, तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो 2n, या एक काम ये भी कर सकते हैं, देखिए 2n और 4 में 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, और बटे वाले 4 से आप इसे और छोटा कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, इसको रब कर दे रहे हैं, क्योंकि उसका नेक्स्ट स्टेप तो हमने लिख ही दिया है। कहने का मतलब यह है कि 2 अगर आप कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा n-2, और बटे में आपका 4 ऑलरेडी है, और बराबर में जो है आपका 17/1 ऑलरेडी है। अब हम यहाँ से 2 काट सकते हैं, 2 1 9 2, 2 दूना 4, तो n-2 बटे में 2 आपका केवल जो है वो बचेगा। ये आपका बचेगा ऐसे कॉमन लेने में। चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, पर आपको समझाने के लिए मैंने पूरा करके बता दिया। अब यहाँ पर क्या है, इस 2 को इधर तिर्यक गुणा करिए, अब थोड़ा-सा और आपकी इक्वेशन जो है वो सरल हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर 17 दूना करेंगे तो 34 होगा, तो n-2 की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहेंगे 34 आएगी। अब n-2 की वैल्यू अगर 34 है, तो n की वैल्यू कितनी होगी? तो 2 उधर जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो n की वैल्यू आपकी उधर जा करके जुड़ जाएगी, यानी 36 n की वैल्यू आपको प्राप्त होगी। यहाँ से जो n की वैल्यू प्राप्त हो रही है, यही प्रश्न में पूछी भी गई थी कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी। यही 36 आपका आंसर यहाँ से निकल करके आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला कह रहा है, एक साइकिल के पहिए का व्यास टायर सहित 56 सेंटीमीटर है, और पहिया 2.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितनी बार घूमेगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक चक्कर में पहिए द्वारा जो चली गई दूरी होती है, वो आप क्या करते हैं, निकालते कैसे हैं? 2πr आपकी परिधि होती है। इस पूरी परिधि मतलब पूरा एक गोल चक्का होता है। इसी को ही हम निकालेंगे, एक जो चक्कर है उसमें
पूरे पहिए द्वारा चली गई दूरी, क्योंकि ऐसा होता है ना जैसे ये आपका टोटल पहिया है, अब इस पहिए के द्वारा एक चक्कर जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे ना पूरा गोलाई में, तो वो उसकी क्या हो जाती है, वो उसकी परिधि हो जाती है। तो 2 पाई r का अगर मान सॉल्व करेंगे तो 2 पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7, और r की वैल्यू प्रश्न में देखिए कह रहा है कि व्यास आपको 56 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम 2 को अलग से ना रख करके डायरेक्ट 56 रख देते हैं, क्योंकि 2r ही होता है आपका, तो 22/7 और गुणे में आपका 56, ये हम डायरेक्ट रख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 22 7 से अच्छा काटेंगे तो 7 8 जा 56 होता है, ये तो डायरेक्ट कट जाएगा, और 22 गुणे 8 करेंगे तो आपका 8 टू जा 16, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर आएगा 1, 176 सेंटीमीटर ये आएगा एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी, 176 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब एक चक्कर का आपने निकाल लिया, ये जो निकला है ये एक चक्कर का निकला है, इस चीज का समझिएगा। प्रश्न में पूछ रहा है पहिया अगर 2.2 किलोमीटर की दूरी तय करे तब वो कितनी बार घूमेगा, उतने चक्करों की संख्या निकालनी है आपको। तो 2.2 किलोमीटर दे रखा है, सबसे मेन चीज ध्यान दीजिए क्या लिखा है किलोमीटर में, हमने जो निकाला है मान वो सेंटीमीटर के हिसाब से निकाला है, तो आपको इस किलोमीटर को चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से गुणा करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 2.2 किलोमीटर में कितने होंगे, आप 1000 से गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा। तो आप इसको यहाँ पर साथ में करते भी चलते हैं। चक्करों की संख्या निकालने के लिए करते क्या है कि जो टोटल आपका मान यहाँ पर दे रखा है उसे डिवाइड कर देते हैं, यानी जो 176 सेंट एक चक्कर का आपने निकाल लिया, किसी भी चीज में जैसे एक की वैल्यू आपको पता चल गई तो टोटल की निकालने के लिए हम टोटल से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो 2.2 से हम इस 176 सेंटीमीटर वाले को डिवाइड कर देंगे। पर अब यहाँ पर हम चेंज भी करेंगे, क्योंकि 176 हमारा सेंटीमीटर में, तो 2.2 को हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, और उसके अलावा इस मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से और गुणा करेंगे, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब आपका पूरा ये चेंज हो गया 2.2 गुणे 1000 गुणे 100 और बटे में 176। अब आप इसे जो है वो सॉल्व कर लेंगे, तो इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो मान है डायरेक्ट आ जाएगा, चाहे तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 1250, डी वाला यहाँ से आंसर हो जाएगा, यानी कि दूरी तय करने में 1250 बार जो है वो घूमेगा, ये हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कि दो संख्याओं का औसत 8 दे रखा है और अन्य तीन संख्याओं का औसत 3 दे रखा है, इन पांचों संख्याओं का औसत क्या होगा। एवरेज से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, और ऐसे आसान सा क्वेश्चन आता है, बहुत कठिन नहीं आता है। 6 5 7 और 5.5 करके चार ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। तो आपसे क्या कह रहा है, दो संख्याओं का औसत 8 है, अगर दो संख्याओं का औसत 8 है तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से डायरेक्ट उस 8 को गुणा कर देते हैं, 2 गुणे 8 हो जाएगा। और अन्य तीन संख्याओं का भी दे रखा है, तो साथ ही में दे रखा है तो प्लस हम करके एक कर सकते हैं, और तीन संख्याओं का औसत कितना है 3 है, तो हमने 3 गुणे 3 कर दिया। और कह रहे हैं इन पांचों संख्याओं का एवरेज क्या होगा, यानी इनका भी टोटल दे रखा है, तो बटे में आप टोटल के 5 रख सकते हैं, तो बटे में आप 5 रख दीजिए। अब 8 दूनी होगा 16 और 3 तिहाई होगा 9, तो 16 और 9 आपका होता है 25, तो 25/5 आपका यहाँ से आएगा। 25/5 होता है 5 5 या 25, यानी 5 यहाँ से आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, तो बी वाला ही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा प्रश्न और आसान सा जो है वो प्रश्न था। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, एक ही दो प्रश्न रह गए हैं। एक व्यापारी को एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है, और यदि वस्तु का लागत मूल्य 15 रुपए है तो वस्तु का बिक्री मूल्य जो है वो क्या होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर प्रश्न में कह रहा है एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि हो रही है, इस चीज को समझिए। जैसे एक क्वेश्चन अभी ऐसा आया भी था, 10% की अगर हानि हो रही है और वस्तु का लागत मूल्य ही 15 रुपए है, तो 15 रुपए पर ही तो हानि होगी आपकी। तो आप क्या कर सकते हैं, जो 15 आपका दे रखा है इसी का हम डायरेक्ट 10% निकाल लें, क्योंकि वस्तु का लागत मूल्य 15 रुपए है और वस्तु को बेचने पर 10% की हानि हो रही है, तो हानि अगर इसमें से घटा दें तो वस्तु का जो बिक्री मूल्य है वो निकल के आ जाएगा। तो 15 का 10% कितना होगा, तो 15 गुणे 10/100 आप करेंगे तो आपका कितना आएगा, एक जीरो से ये कट जाएगा तो 1.5 आएगा आपका, 1.5 रुपए आपका जो है वो हानि आ जाएगा, और 15 रुपए जो है वो लागत मूल्य थी। तो अगर 15 में से आप 1.5 रुपए घटा दें तो आपका मान 13 रुपए 50 पैसे आपका आ जाएगा, जो कि आपको बी वाला ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, और ये हमारा
सेकंड लास्ट प्रश्न होगा इस वीडियो का, यानी इसके बाद एक और प्रश्न होगा और एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। श्यामला ने क्या किया, उसे दीपा को 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 रुपए का भुगतान करना पड़ा, तो योगिता जो है उसके लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य क्या था। तो इसमें क्या करना होता है, जो सबसे लास्ट में आपको वैल्यू दे रखी होती है सबसे पहले आप उसे लिखते हैं। जैसे कह रहे हैं ना 33,000 रुपए का भुगतान किया, तो सबसे पहले हम 33,000 को लिखते हैं। फिर इसमें जो है, जो जैसे 20% के अभिलाभ पर एक टीवी बेचा गया, तो जो अगर लाभ है तो उसी को ही प्लस के फॉर्म में दिखाएंगे, यानी कि 100 में 20 ज्यादा, यानी कि 120 के फॉर्म में। तो 100 बटे में आपका 120, और साथ ही उसे दीपा को 10% के लाभ पर बेचा, तो इसको हम एक और बार करेंगे 100 और बटे में 110 लाभ पर बेचा। और ये जो आपका मान आएगा, ये आपसे पूछा गया है कि टीवी की लागत मूल्य क्या होगी, तो आपको बस इसी को सॉल्व करना है। यहां से आपका जो मान निकल कर आएगा, इसको काटने के बाद वही आंसर जो है वो होगा। तो इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, तो ये आपका दोनों कट जाएगा। 12 से 11 को गुणा करेंगे, या 11 से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 11 तिया 33 होगा, 0 0 0 यहाँ से आ जाएगा आपका। और कुल मिलाकर आप सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कि सॉल्व तो आप कर ही लेंगे। तो योगिता ने जो है इसे 25,000 रुपए जो है टीवी का जो लागत मूल्य है, तो ये आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और किसी भी प्रकार से टेलीग्राम चैनल से अगर आप ना जुड़े हो तो आप बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसमें भी आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो लास्ट प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी की जो भुजा है बीसी, इसको डी तक बढ़ाया जाए, यानी आपका यहाँ पर एक चित्र की बात की जा रही है। कुछ इस प्रकार से आपका एक त्रिभुज हम बनाते हैं। सबसे पहले इस त्रिभुज को बनाने में हमें तीन भुजाएं यहाँ पर लेनी है। एक हमने ए ले ली, एक हमने बी ले ली, और एक हमने सी ले ली। कह रहा है एबीसी को भुजा बीसी जो है, ये वाली बीसी जो है, इसको डी तक बढ़ाया गया, तो हमने इसे यहाँ डी तक जो है वो बढ़ा लिया। अब कह रहा है यदि एसीडी की वैल्यू 120 डिग्री, एसीडी देख रहे हैं आप, ये वाली जो वैल्यू है ये आपसे कह रहा है 120 डिग्री जो है वो है। और एबीसी जो है, यानी कि एबीसी ये वाला जो एंगल है वो हाफ है, बराबर सी ए बी के हाफ के बराबर है। कहने का मतलब समझ रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं थीटा, तो ये वाला जो मान होगा वो 2 थीटा के बराबर होगा, क्योंकि उसके आधे के बराबर है। ऐसे आप करेंगे। अगर आप देखिए 1/2 के फॉर्म में मानेंगे तो प्रश्न थोड़ा सा और कठिन हो सकता है, वहां पर जो इक्वेशन बनाएंगे थोड़ी और कठिन हो सकती है। तो क्यों ना हम पूरे के फॉर्म में मान लेते हैं, अगर एक को थीटा मान लेंगे तो दूसरा टू थीटा हो जाएगा। तो ए बी सी का मान आपको बताना है, ए बी सी यानी कि थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है। अब करेंगे कैसे इसको, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर तीनों की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जैसे 2 थीटा की पता है, थीटा की पता है, पर ए बी सी की ये वाली वैल्यू हमें नहीं पता है। अब जानते हैं एक सीधी जो रेखा होती है वो 180 डिग्री का कोण बनाती है। जब हमें इधर की वैल्यू 120 पता है, तो जो बाकी बचा वाला मान होगा वो 180 में से घटा देते हैं, तो हमें यहाँ पर ए बी यानी कि ए सी बी का मान जो है वो पता चल जाएगा। तो ए सी बी की जो वैल्यू है वो 180 में से अगर आप 120 को घटा देते हैं तो आपका निकल के आ जाएगा। 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 डिग्री यहाँ से निकल करके आ जाएगा। ये वाली वैल्यू अब आपको कितनी पता चल गई, 60 डिग्री जो है वो पता चल गई। ये 60 है, ये 20 है और ये थीटा है। अब हम ये कर सकते हैं ना, इन तीनों का योग, त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती है उनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है। हम तीनों को जोड़कर 180 के बराबर लिख सकते हैं, यानी 2 थीटा प्लस 60 डिग्री और बराबर आपका 180 डिग्री के हो जाएगा। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू चाहिए थी। अब यहाँ से अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो आखिरी में थीटा की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। 2 थीटा में थीटा जोड़ेंगे तो 3 थीटा के बराबर हो जाएगा, प्लस में जो है वो 60 डिग्री और बराबर में 180 डिग्री। अब ये 60 की वैल्यू उधर जाएगी तो घट जाएगी, तो उधर घटने पर आपका बचेगा मान 120 डिग्री का। तो 3 थीटा की वैल्यू 120 डिग्री के बराबर होगी। तो थीटा की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 3 से काटेंगे तो 3 चक्कू 12 यानी 40 डिग्री के बराबर आएगी। तो 40 डिग्री यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, जो कि डी वाले ऑप्शन में आपको दे रखा है। तो टोटल जितने भी हमने प्रश्न किए, आपके टोटल में से कितने सही रहे, अपना स्कोर अवश्य बताइएगा। और अगर आपको चीजें समझ आई हो इसी प्रकार से और प्रश्न बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस करने हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि इसी प्रकार
और भी हम बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न जो है वो प्रैक्टिस करते रहें। एक प्रश्न हम आपके लिए भी देंगे, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रश्नों को नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आ सकता। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और ये प्रश्न जो है सभी लोग जो मैं दे रहा हूँ इसको सॉल्व कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा गलत सही जो भी कम से कम 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक आंसर तो आपका आना ही चाहिए। बाकी इसको हम आगे के प्रश्नों में जो है सॉल्यूशन देख लेंगे। यदि किसी सेल जो है उसमें साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 मूल्य के बराबर है और इस छूट के कारण होने वाली जो हानि है वो 15% है, तो लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात जो है वो क्या होगा? ए ऑप्शन है 10:17, बी ऑप्शन है 20:17, सी ऑप्शन है 3:4 और डी ऑप्शन है 4:3। इन चारों में से कौन सा सही होगा अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग तो है दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।